स्टॉक्स एंड शेयर्स का बड़ा इंटरेस्ट आया और 17 साल की उम्र में 32 लाख रुपए का लॉस किया। बाय द टाइम आई वाज 19 मैंने उसका डबल रिकवरी कर ली। पिताजी टेंशन में, मुझे एक दिन बुलाया, बोला ये तेरे पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है? थैंक यू फॉर ऑल द लव। तो आज यार थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ी सी मैं आपको अपनी कहानी शेयर करूंगा। मैं पढ़ाई कर रहा था मेयो कॉलेज अजमेर में, जो बहुत स्ट्रिक्ट बॉयज बोर्डिंग स्कूल है अजमेर में। अब बॉयज बोर्डिंग स्कूल में दुनिया इतने में सीमित थी, वही 300 एकड़ का कैंपस, उसी के अंदर खाना पीना कपड़े जूते जो चाहिए होते थे, जाना पड़ता था, साइन करना पड़ता था, बिल पहुंच जाता था पिताजी को। हमें तो कुछ समझ नहीं आया दाल आटे का भाव, तो हम तो ऐसे ही ले लेते, भैया 2 टी-शर्ट देना 2 जूते देना, यही करके ले लेते थे स्टोर से। तो बाहर का एक्सपोजर जीरो। अच्छा, हम निपटा के जब बंबई पहुंचे, अब पिताजी के साथ मैंने आने के बाद कहा कि पॉकेट मनी क्या होनी चाहिए। तूने कहा 500 रुपये बहुत है। पिताजी बहुत ही ज्यादा उसूल वाले, आदर्श वाले, 500 रुपये ही मिलेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेंगे, और चाहिए तो खुद कमा लो। अब उन्हें कह तो दिया और चोट भी लगी बड़ी गहरी। पहले का बस से जाओ कह रहे हैं, ट्रेन से जाओ कह रहे हैं, फिर उसके ऊपर बोलते हैं 500 रुपये मिलेंगे और कुछ। मैंने कहा 500 रुपये भी आप ही रख लो, नहीं चाहिए। बड़े एटीट्यूड में पंजाबी स्टाइल में दिल बड़ा करके बोल के आ गया मैं। अब हालत खराब, अगले सुबह कैसे पहुंचूंगा कॉलेज। एक आध दिन तो किसी दोस्त से पूछ लिया, भैया लिफ्ट दे दे, ये कर दे वो कर दे। रोज का मैनेजमेंट कैसे होगा भैया। चल के जाना पड़ा मुझे भाई, मेरे यहाँ से घर से चल के जाना पड़ा। रियल फाका जिसको कहते हैं, बिल्कुल जेब में कुछ नहीं। अब ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी आई, किसी ने शो पे देखा, एक रेडियो प्लेज जो क्रिएट करती थी, उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप एक्सप्रेशन बहुत अच्छा करते हो, आप रेडियो प्लेस करोगे क्या। मैंने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। रेडियो प्लेस करने पहुंच गए, वहाँ किसी ने पूछा आप जिंगल्स करोगे, रेडियो के एड्स करोगे, तो मैंने कहा हाँ कर लेंगे। फिर किसी ने वहाँ से पूछा बड़ी अंग्रेज़ी फिल्में और सीरीज़ हिंदुस्तान आ रही हैं, आप उसकी हिंदी में डबिंग कर लोगे। मैंने कहा हाँ कर लेंगे। ये जो जिसने ये कहा उनका नाम था रॉनी स्क्रू वाला, जिन्होंने आगे चल के यूटीवी बनाई। और यूटीवी एक छोटी सी जगह होती थी जहाँ हम जाया करते थे, बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा डबिंग स्टूडियो हुआ करता था। और जितनी आपकी पिक्चरें हैं जुरासिक पार्क से लेके देखो देखो बड़ी चिपकली, वो सारा हम जाके वहाँ पे हिंदी में डबिंग करते थे। और भाई ऐसा हुआ कि महीने का 40-50 हज़ार कमाने लग गया आपका भाई। और मैंने अपना खुद का अकाउंट खोला सेपरेट, और बैंक अकाउंट के साथ में एटीएम कार्ड लिया। उस ज़माने में एटीएम कार्ड मतलब वाह वाह, मतलब स्टाइल होता था। एटीएम कार्ड टेबल पे निकाल के रखने का अलग ही मतलब फील होती थी, क्या बात है। अब पिताजी टेंशन में, मुझे एक दिन बुलाया, बोला ये तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है तुम। और फिर उनको मैंने समझाया बताया। अब जब कैपिटल बनने लग गया, चैप्टर 2 12वीं में सब्जेक्ट चूज करना था, हमने बहुत सोचा बहुत समझा कि इकोनॉमिक्स करना चाहिए। क्यों इकोनॉमिक्स करना चाहिए? क्योंकि पूरे कॉलेज में सबसे खूबसूरत टीचर इकोनॉमिक्स की है। हम पहुंच गए इकोनॉमिक्स करने, पर एक्चुअल रुचि आई। लड़की का नाम रुचि नहीं था, एक्चुअल इंटरेस्ट आया कि किस तरह से इकोनॉमिक्स वर्क करता है। जहां हम रोज वड़ा पाव चाय पीने जाते थे, सदा नाम था उसकी, छोटी सी पान बीड़ी की दुकान थी, उसके बगल में हरी भाई थे जिनकी चाय वड़ा पाव की दुकान थी। उनसे हम पूछने लगे, भैया आप कैसे करते हो बिजनेस बताओ। और जो अंदर क्लासरूम में सीख रहे थे उसको हमने इनके बिजनेस में अप्लाई करना शुरू कर दिया कि कितना किताबी है और कितना प्रैक्टिकल। तो स्टॉक कैसे करते हैं, कैश फ्लो का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें वहां से सीखी। और देखते ही देखते माइक्रो फाइनेंस शुरू कर दिया। यानी कि कॉलेज के जितने लोग थे उनके बिजनेस मॉडल को समझना। कोई डोसा वाला है, तो कोई वड़ा पाव वाला है, कोई चाय वाला है, कोई सैंडविच वाला है, किसी की पान बीड़ी की दुकान है। इन सब का मॉडल समझ के इनको फाइनेंस करना और एक हेल्थी वे में प्रॉफिट शेयर लेना, ना कि उस जमाने में जो होता था 7-8% पर मंथ चार्ज करते थे इनफॉर्मल फाइनेंसिंग, क्योंकि फॉर्मल फाइनेंसिंग तो थी नहीं, बैंकिंग थी नहीं।
तो एक टाइम ऐसा आया जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ कि जो पूरे कॉलेजेस के सामने जितनी दुकानें थी सबके साथ मेरा अकाउंट चलता था, सबके साथ मेरी फाइनेंसिंग चलती थी और सबके साथ बाइक खाता बना के रखा था। यहां से ऑलवेज फॉरवर्ड प्रोग्रेशन कि क्या नेक्स्ट, क्या है, व्हाट नेक्स्ट। और व्हाट नेक्स्ट में जापान का एक बहुत सुंदर शब्द है भाई, काइजेन, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, कि आगे क्या और क्या बेटर और क्या बेटर हो सकता है। लाला जी की तरह रिलैक्स नहीं करना हमको कि भाई हो गया, चलो ठीक है, सब चल रहा है, अब छेड़ो मत। आगे क्या, नेक्स्ट क्या, ग्रोथ कैसे होगी। उस ग्रोथ की फिराक में आगे बढ़े। स्टॉक्स एंड शेयर्स का बड़ा इंटरेस्ट आया, स्टॉक लगाए, लोगों के कहने पे टिप विप किए और 17 साल की उम्र में 32 लाख रुपए का लॉस किया। ऐसा लग रहा था हाय हाय, वो फिल्मों में चूड़ियां उड़ियां तोड़ते ना, वैसे लग रहा था मुझे कि ये क्या हो गया, मेरा पूरा कैपिटल इरोड हो गया भैया। जितनी मेहनत करके इतना कुछ किया था, क्रिएट कमाया था, इतना मल्टीप्लाई किया था, वो सब खत्म हो गया। आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। देन आई डिड इट द राइट वे, अप्रेंटिस किया, जाके किसी के अंडर सीखा, पूरा सिस्टम समझ में आया और फिर मैं कहा कि इसको मैं रिकवर करूंगा। बाय द टाइम आई वाज 19 मैंने उसका डबल रिकवरी कर ली। कमोडिटीज में जाके काम किया, बट इस टाइम सोच समझ के पहले जाके अप्रेंटिसशिप की, कोई ईगो नहीं, नौकरी की तरह जाके वहां पे मेहनत की, समझा, सीखा, फिर कमोडिटीज का मार्केट समझ के उसमें कैसे कमाए। उसके बाद 19-20 साल की उम्र में आई सेट अप माय फर्स्ट टेक्नोलॉजी कंपनी और 19-20 साल की उम्र में मैंने ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए रेज किए। तो ग्रोथ इस तरह से हुई लाइफ में। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि माय पर्सनल एक्सपीरियंस हैज टॉट मी, और मैं हमेशा अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से, जो आप बड़ा बिजनेस में भी करते हो, बिलियनर प्रोफेसर्स को लेके आते हो, तो मेरे लिए भी कुछ लाइफ के ऐसे अच्छे बिलियनर प्रोफेसर्स बन गए हैं जो कुछ समय देते हैं और उनका समय बहुमूल्य है मेरे लिए। मैं अभी रिसेंटली मुकेश भाई अंबानी से मिला और जब भी उनसे मिलता हूं तो वो हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं जिसका कोई इल्म ही नहीं है मुझे, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया फ्यूचर। जिस आदमी के पास इतना स्टेडी बिजनेस चल रहा है, इतना सॉलिड एनर्जी का बिजनेस है, टेलीकॉम का बिजनेस है, वो आगे ऑलरेडी सोच रहे हैं व्हाट नेक्स्ट फॉर द ग्रुप, व्हाट नेक्स्ट फॉर द कंपनी, व्हाट्स द फ्यूचर, व्हाट्स द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। इस तरह का एक्सपोजर मिलना बहुत अच्छा है। तो अंत में यही कहना चाहूँगा मेरे भाई कि मैंने लाइफ में कुछ उसूल अपने भी रखे हैं। जब भी पैसा कमाया तो उस पैसे का कोई अच्छा काम ज़रूर किया, ये लॉस नहीं है आपका। तो बिजनेस तो बड़ा करो ही, क्योंकि हम धंधा तो सब कर लेते हैं, बट आई थिंक जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कर रहे हैं, जो बड़ा बिजनेस की टीम कर रही है, वो लोगों को धंधा से बिजनेस तक लेके जा रही है। बहुत फर्क है। धंधा सब कर लेते हैं, गल्ले पे बैठ के कोई भी धंधा कर सकता है, बट धंधा को बिजनेस बनाना वो बहुत बड़ी बात है। एंड दैट्स व्हाई आई सपोर्ट यू, आई बिलीव यू। बिकॉज आप जब धंधा को बिजनेस करोगे, 1 लाख लोग जब धंधा से बिजनेस में ट्रांसफर करेंगे तो बिजनेस की ग्रोथ होगी, बिजनेस की ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोगों के घर बसेंगे, खाना मिलेगा लोगों को। तो इट्स एक्चुअली अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि नए भारत का, नव भारत का जो निर्माण हो रहा है, उसमें आप बहुत बड़ा एक योगदान कर रहे हो, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। मैं ये जानना चाहूँगा और सब ये जानना चाहेंगे, फ़ायदा होगा कि आप एक स्टार्टअप को मेंटर करने से पहले, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले, उसमें अपना समय देने से पहले, उसको बड़ा करने का डिसीजन लेने से पहले, आप व्हाट ऑल डू यू सी? क्या 5-7 चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि यार ये अगर कंपनी में होगा तो मैं उसमें आने को तैयार हूँ और उसको बड़ा करूँगा? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। तो कोई भी बिजनेस, चाहे वो स्टार्टअप कंपनीज हो, चाहे वो ट्रेडिशनल फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हों जो 2 साल, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन चलते आई हैं, जिनको हम पब्लिक ले गए हैं, IPO ले गए हैं, कोई भी बिजनेसेस में कुछ चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। फर्स्ट कट, तह तक जाना तो बाद में होता ही है, हर चीज़ की आप डिटेल्स देखते हैं, आप अकाउंट्स देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, बट जो इनिशियल चीज़ें हैं, जो इमीडिएट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फर्स्ट कट, सुपरफिशियल लेवल पे, पहला और सबसे अहम, फाउंडर कौन है, बिजनेस चला कौन रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आपसे कोई मिलता है बिजनेस के लिए तो वो आपका बेस्ट बिहेवियर ही
प्रेजेंट करता है, लेकिन उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, मार्केट क्या कहता है, सप्लायर्स क्या कहते हैं, उसके वेंडर्स क्या कहते हैं, हम उसकी पहले एनालिसिस निकाल लेते हैं कि हाउ इज हिज क्रेडिबिलिटी, माइंडसेट कैसा है। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अपने बिजनेस के खुद ब्रांड एम्बेसडर हो, यू आर दैट बिजनेस। तो आपको वो ईथॉस, वो माइंडसेट उसमें सिर्फ धंधे में नहीं अपने आप में भी मेंटेन करना है। इसीलिए आज टाटा ग्रुप की इतनी रिस्पेक्ट बनी रहती है, जबकि इतने सारे ऐसी फैमिली ओन्ड कंपनीज हैं भाई जो सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन तक खत्म हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं, बट इन्होंने एक ईथॉस मेंटेन रखा। तो फर्स्ट थिंग इज द फाउंडर और द ओनर। सेकेंड थिंग इज द एनवायरमेंट। क्या ये सनराइज सेक्टर है या सनसेट? क्या इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं? आप मेरे पास आओगे इंटरनल कंबशन इंजन रिलेटेड कोई बिजनेस लेके, मैं बोलूँगा नो, क्योंकि मुझे पता है कि आज धंधा है लेकिन डिप्लीटिंग है, डाउन जा रहा है ये। सनराइज क्या होगा, आप ईवी लेके आओगे, मैं बोलूँगा ओके आई एम इंटरेस्टेड, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पोटेंशियल अब बढ़ रहा है। सो यू लुक एट वेदर द एनवायरमेंट इज राइट और नॉट। आप बोलोगे मैं हिंदी फिल्म में बना रहा हूँ और ब्राज़ील में शूट करूंगा ब्राज़ीलियन एक्टर्स के साथ में और ब्राज़ील में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं बोलूँगा नो भैया, मार्केट ही नहीं है वहाँ पे। पायनियर करना होना, उसकी चांसेस पॉसिबिलिटीज 1% है। मैं वो 1% पे अपने इन्वेस्टर्स का रिस्क क्यों लूँगा? आई विल नॉट पुट माई नेम, माई ब्रांड, माई मनी, माई इन्वेस्टर्स मनी। सो यू लुक एट द एनवायरमेंट, दैट्स द सेकेंड थिंग। फाउंडर, मैनेजर, फाउंडर, ओनर, सेकेंड एनवायरमेंट। द थर्ड इज व्हाट आर यू सॉल्विंग? क्या पेन पॉइंट है? क्योंकि जहां पेन पॉइंट है वहां अपॉर्चुनिटी है। क्या पेन पॉइंट को आप सॉल्व कर रहे हो? क्या अपॉर्चुनिटी है जो आप क्रिएट कर रहे हो फ्रॉम दैट प्रॉब्लम? हाउ आर यू सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम एंड आर यू डूइंग इट बेटर देन व्हाट द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस आर? इज इट बेटर? इज इट मोर स्केलेबल? इज इट चीपर? इज इट मोर क्वालिटेटिव? दिस एक्चुअल वैल्यू एडिशन आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसे हमें असेस करना है। आई नेवर गो इन टू एनीथिंग दैट्स प्योर ट्रेडिंग बेस्ड, कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से लिया, यहाँ पकड़ा दिया। नो, एनीथिंग दैट कैन बी बिल्ट एंड स्केल्ड। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कैन इट बी स्केल्ड ऑर्गेनिकली? कैन इट बी स्केल्ड ऑर्गेनिकली विदाउट द फाउंडर? कि कल को फाउंडर को कुछ हो गया तो ये धंधा अपने आप चलेगा या ये उसी पे टिका है? As an investor, I look at these few things.